हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है कि जब आप को कोई जॉब मिल जाता है और आप इंडिया से जर्मनी आ रहे होते हैं, तो आपको जर्मनी आने के पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी होंगी। और इसमें आपको मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगी जो कि मुझे मेरे टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे, और कुछ ऐसे थे जो मैंने मिस किए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई थी। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं ताकि मैं आपको एक गाइड दे सकूं कि जब आप जर्मनी आते हैं जॉब के लिए या सेटल होने के लिए, तो आपको इंडिया से निकलने से पहले क्या क्या काम कर लेने हैं। तो चलिए हम इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको आपकी जॉब मिलती है और आप श्योर हैं आप ये जॉब ज्वाइन करेंगे, आप सबसे पहला काम करें कि आप आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लें। वीज़ा अपॉइंटमेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वीज़ा अपॉइंटमेंट जनरली 1 महीने 2 महीने इवन कभी कभी 3 महीने बाद के भी मिलते हैं। तो इसमें डिले ना करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लें। तो चलिए, आपने पहला काम कर लिया, वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लिया। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है कि आपको पहले तो डिपेंड करता है कि ये जो सेकंड पॉइंट है वो किसको करना होगा। अगर आपकी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो आपको इस सेकंड पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। और अगर आप डिपेंडेंट हैं और आप अपने किसी रिलेटिव या अपने स्पाउस के साथ रहने जा रहे हैं, तो भी आपको ये सेकंड पॉइंट को बॉदर नहीं करना है। पर अगर ना तो आपकी कंपनी ने आपको कोई अकोमोडेशन दिया है, ना ही आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास आप रहने वाले हैं, ना ही आपका कोई स्पाउस या रिलेटिव है जिसके पास आप रहने वाले हैं, तो इस केस में आपको आपका अकोमोडेशन बुक करना होगा। क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, और आपके पास इसका एक वैलिड आंसर और आपका एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ रहने वाले हैं। उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 मंथ के लिए या 2 वीक्स अराउंड के लिए आप कोई होटल बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप ऑनलाइन अपार्टमेंट के लिए सर्च करते हैं तो उसमें जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं, जो अपार्टमेंट जहाँ पे आप अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और बहुत सारी आपको बहुत सस्ते अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे शायद ऑनलाइन, बट प्लीज़ उन पे ना तो ट्रांजैक्शन करें और ना ही ऐसे किसी भी ऐड को या ऑफर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फेक अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं। एक्चुअली वो कंपनीज नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने फेक वेबसाइट बनाई हुई है और जो लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे लेने के लिए। तो इन सब पे ध्यान ना दें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मे बी आप एयरबीएनबी बुक कर लें 1 महीने के लिए या 15 डेज़ के लिए, और यहाँ पे आके फिर सर्च करें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस भी सिटी में आप आ रहे हैं वहाँ उस सिटी के फेसबुक ग्रुप पे, जैसे कि मैं म्यूनिक में रहती हूँ तो इंडियंस इन म्यूनिक पर आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई अकोमोडेशन आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, क्योंकि फेसबुक पर जो भी अकोमोडेशंस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं बाकी ये वेबसाइट के कंपैरिजन्स में। तो आप अपना अकोमोडेशन पहले ही बुक कर लें उस डेट से जब आप पहुंचने वाले हैं। और अगर आप किसी के यहाँ रुकने वाले हैं, किसी के घर रुकने वाले हैं, रिलेटिव, स्पाउस या फिर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, तो उनसे एक इनविटेशन लेटर ले लें कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ रहने के लिए। वो एक लेटर आप पहले से लेकर रख लें, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास पहले से रहेगा। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी एम्बेसी की साइट पे रहते हैं वही लगेंगे, उसमें कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, जेडीबी लेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर जेडीबी लेटर मिलता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही, हार्ड कॉपी। इसके साथ साथ आपके पास इनविटेशन लेटर भी आ जाएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, नहीं तो आपके पास आपके अकोमोडेशन का प्रूफ रहेगा। ये हो गए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही लेके रखना होगा। और अगर आपको जर्मनी आते ही आपको जॉब ज्वाइन करनी है तो आप केवल हेल्थ इंश्योरेंस 1 महीने तक का ही लें, जब से आप ट्रैवल करने वाले हैं उससे 1 महीने बाद तक का। क्योंकि जैसे ही आप जर्मनी में जॉब ज्वाइन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है मेरे अपने वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको सैलरी एक्सप्लेन किया है। आप वो देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो।
सो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। सो आपके पास 3 चीज़ें हो गई हैं। पहले आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आप अभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट था अपार्टमेंट से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, दूसरा था हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ज़रूर ले लें। तो चलिए, आपके पास ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अब आपका होगा वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू में वही सारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको लिस्ट दिखेगी, केवल उन्हें फॉलो करें। आपको 10-12 ब्लॉग्स पढ़ने की या चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जो एम्बेसी की साइट पर डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट ले जाएं और ट्राई करें उनकी कॉपीज़ ज़्यादा रखें, ताकि अगर कहीं पे कोई कॉपी लग रही है तो आपके पास कॉपी अवेलेबल हो। और वहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा, जो कि आपको एम्बेसी की साइट पर साफ साफ दिख जाएगा कि कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है। केवल उतने ही रुपए का डिमांड ड्राफ्ट ले जाएं, आप 150 ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि वो डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हो जाता है। सो आपको बस ये रखना है, इतनी डिटेल अपने साथ, इतने डॉक्यूमेंट अपने साथ। और जैसे ही आप इंटरव्यू देंगे, जनरली आपको नॉर्मल क्वेश्चंस फेस करने होंगे। आपके पास अगर सब कुछ क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वैलिड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस सब से। और जैसे ही आपको आपका वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है, वो टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपके पास ZDV नहीं है तो, पर जैसे ही आपको आपका वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है, आपको आपका जो पासपोर्ट है वो VFS में सबमिट करना होगा स्टैंपिंग के लिए। सो ये हमारा चौथा पॉइंट है। जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे VFS में स्टैंपिंग के लिए, उस टाइम पर आपको आपकी फ़्लाइट बुक कर लेनी है, क्योंकि आप जितने जल्दी फ़्लाइट बुक करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितने ही आप लेट होते जाएंगे, फ़्लाइट उतनी ही महंगी होती जाएंगी। और ये जेन्युइन है, आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, तो जनरली आपने नोटिस किया होगा कि आप जितना जल्दी प्लान कर लेते हैं उतना आपको सस्ता पड़ता है ट्रैवल। तो वैसे ही ये भी है। और अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है आपकी फ़्लाइट टिकट्स, तो जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाए, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि आपका फ़्लाइट वो बुक कर लें, तो वहाँ से भी उनको भी फ़ायदा होगा कि रीज़नेबल प्राइस में वो आपकी फ़्लाइट बुक कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो 5वां पॉइंट, अब आपका सब कुछ हो गया है, फ़्लाइट बुक हो गई है, अब आपको प्रिपेयर करना है अपने ट्रैवल के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारा सामान है, तो आपको ऑब्वियसली वो सामान कुरियर कराना होगा यहाँ से जर्मनी, मीन्स इंडिया से जर्मनी। उसके लिए अगर आपकी कंपनी भी ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, तभी भी आपको पता करना होगा कि कौन सा कुरियर सर्विसेज अच्छा है, कैसे वो लेके जाएंगे, कितने दिन वो लगाएंगे आपका जो सामान है वो पहुंचाने में, और उनकी सर्विसेज कैसी हैं, वो सब पता करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से पता कर लें। आप वहाँ जाकर उनसे बात कर लें कि कैसा कैसा सामान वो ले जाएंगे, कैसा सामान अलाउ नहीं है, लिक्विड अलाउ नहीं है, पैकेट्स अलाउ नहीं है, क्या अलाउ है क्या नहीं है, सब कुछ उनसे अच्छे से एक एक चीज़ पूछ लें। लगे तो सब कुछ लिखवा के ले आएँ और फिर प्रिपेयर करें। और जितने जल्दी हो सके जो कुरियर वाला सामान है वो पैक करके साइड में रख दें कि आपको ये सारा सामान लेकर जाना है, मीन्स कुरियर से भिजवाना है। और कुरियर से अपॉइंटमेंट, कुरियर जो कंपनी है कुरियर का, अपॉइंटमेंट उनसे ले लें कि आप जब भी ट्रेवल करने वाले हैं उससे 2-3 दिन पहले का अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आप सारी जो भी कुरियर का सामान है वो कुरियर कंपनी को दे सकें टाइमली बेसिस पे, ताकि आपके पास 1-2 दिन हो अपने लिए भी अगर कुछ रह जाता है उसके लिए। तो ये 5 पॉइंट हुए। अब हम छठा पॉइंट देखते हैं अपना, वो क्या है। सो 6 पॉइंट में अब हमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास अब आपका पासपोर्ट भी आ गया होगा आपके वीज़ा के साथ, आपके पास आपके टिकट्स भी हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपका जॉब ऑफर भी है, सब है। तो अब आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बैंक जाकर NRE NRO अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके पास ऑलरेडी अब आ चुके हैं, तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये अप्लाई कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल जर्मनी में जो है वो चेंज हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास NRO NRE अकाउंट होना चाहिए जब आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो, और अगर आप इंडिया पैसे भेज रहे हैं तो ये काम आप पहले कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। मे बी आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए फिर से बुला लें, तो इसे टाइमली बेसिस पे इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लें और उनको बोल दें कि आप इस डेट में ट्रैवल करने वाले हैं, इसके पहले आपको ये अकाउंट ओपन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करें। सो 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट में
आपकी जो भी सिम मीन्स मोबाइल में आप जो भी सिम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, जो आपने अपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे भी दे रखी है, वो वाली जो सिम है वो आप ट्राई करें कि अपने साथ कैरी करें। बहुत सारे लोग उसे इंडिया में छोड़ के अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ छोड़ के आते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये लाना बहुत ही सस्ता है। आप लेकर आएंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं इंडियन अकाउंट से यहाँ वहाँ कुछ भी बिल पे करने के लिए या कुछ भी, तो वो ईजी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही अपने प्रोवाइडर से, जो सिम प्रोवाइडर है उससे बात करनी है कि आपको ये सिम चालू रखनी है अब्रॉड में भी, और आपको केवल मैसेजेस चाहिए, क्योंकि आपको OTP आने ज़रूरी हैं। हमारे जनरली जितने भी ट्रांजैक्शन होते उसके लिए OTP मैसेज ही आते हैं, तो बस मैसेजेस आर अलाउड, इतनी ही सर्विस आपको चाहिए। और आपको चाहिए आपकी सिम चालू रहे। उसके लिए आपको कौन सा टॉपअप लेना है या कौन सा प्लान लेना है उसके बारे में आप बात कर लें। तो मेरे केस मैंने वोडाफोन से बात की थी और उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि जब मैं ट्रैवल करूँगी तो जब भी मुझे ये सिम स्टॉप करनी है, आई हैव टू कॉल देम और मुझे उनको बोलना है कि नाउ एक्टिवेट दिस प्लान। तो के लिए तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल किया था कि अब मेरा प्लान एक्टिवेट कर दे, क्योंकि जब वो वाला प्लान एक्टिवेट हो जाता है तब आप अपने नंबर से कॉल नहीं कर सकते, आपके नंबर पे कोई कॉल नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि जब तक मैं इंडिया में हूँ मैं कोई भी कॉल मिस करूँ, इसके लिए मैंने एयरपोर्ट से कॉल किया। तो आप भी सेम कर सकते हैं, पर ये चीज़ कर लें याद से और सिम ज़रूर लेकर आए। सो हमारा जो 8th पॉइंट है वो है कि जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपकी बैंक अकाउंट्स हैं, सब में आप अपना होम एड्रेस फिल कर दें। मतलब जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली रहती है, वो एड्रेस आप अपडेट कर दें टाइमली। 9th पॉइंट है कि आपके सारे बिल्स आप भर दें। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सारे बिल्स भर दें। सारे कनेक्शन क्लोज करने के लिए बात कर लें कि इस डेट से आप कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं। अगर कनेक्शन क्लोज करना, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन क्लोज करने के बाद अगर आपको उनको राउटर वगैरह रीसेंड करना है जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया था, वो सारी चीज़ें पहले से कर लें। मे बी 2-3 दिन आपको स्ट्रगल करना पड़े कि आपके पास इंटरनेट नहीं है या कुछ नहीं है, पर ये सारी चीज़ें पहले से कर लें और बिल्स वगैरह सारे पे करें। आपने सब कुछ कर लिया है, पर अब आपको यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है कि आप यहाँ आके कैसे सर्वाइव करेंगे, आपको इनिशियली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप चाहें तो आप फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। फॉरेक्स कार्ड में आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे इंडिया में, जैसे कि एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, बहुत सारे ऑफर्स देती है। तो जो ऑफ़र आपको अच्छा लग रहा है उसको एक्सेप्ट करें और मिनिमम 6 महीने के लिए आप फॉरेक्स कार्ड लेकर आएँ, ताकि आप फॉरेक्स कार्ड में इंडियन रुपीज़ डालें और यहाँ पर जब भी आपको कैश की ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी में एटलीस्ट आप कैश निकाल सकें। हमें ये बहुत कन्वीनियंट लगा था जब हमने फॉरेक्स कार्ड लिया, क्योंकि हम उसे इजीली कभी भी रिचार्ज कर पाए और उससे हमने इजीली पेमेंट्स कर पाए। तो हमें बहुत फ़ायदा लगा उसका, और उसमें जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो बहुत ही मिनिमल थे। प्लस उसमें जो करेंसी एक्सचेंज रेट था वो भी बहुत ही अच्छा था, एकदम हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगा। हमने HDFC से लिया था, हमें ज़्यादा नहीं लगा, और उसमें भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते थे जब हम उसको रिचार्ज करते थे। उस पॉइंट को यूज़ करके हमने कूपन्स भी लिए जो हमें बाद में यूज़ आए। तो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा और हमें बहुत सारा अमाउंट कैरी नहीं करना पड़ा, वो एक अच्छी चीज़ थी। जो अब 11th पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो भी इससे रिलेटेड ही है। वो ये है कि भले आपने फॉरेक्स ले लिया है कार्ड, पर आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने साथ रखना है कैश। पर उसके लिए आपको ऐसे नहीं करना है कि आप एकदम एंड में छोड़ दें कि नहीं हम एयरपोर्ट से ले लेंगे या फिर हम जर्मनी जाके वहाँ कन्वर्ट करा लेंगे, वो सब नहीं करना है। आप पहले से पता कर लें इंडिया में ट्रैवल एजेंसीज जो आपको अच्छे रेट पर इंडियन रुपीज़ से जर्मन मीन्स यूरोज़ में आपको कन्वर्ट करके देती हैं। तो आप 2-3 एजेंसी से बात कर लें जो भी आपको चीपर रेट में मिल रहा है, और जो भी टाइम ठीक है जब यूरो का रेट डाउन है उस टाइम पे थोड़े 200-500 यूरो कैश ले लें और पहले ही कर लें ये, क्योंकि ये भी बाद में एक झंझट होता है, आपको पता नहीं, आपको एंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें पहले कर लेंगे तो आप एंड में बहुत रिलैक्स रहेंगे और आपको फ़ायदा भी रहेगा, क्योंकि एंड में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो आप ये पहले से कर लें। अब हम 12वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक और अच्छी टिप जो आपको यहाँ आके कन्वीनियंट लगेगी और आपका पैसा भी बचेगा, वो है
कि आप चेक कर लें कि यहाँ पर जो भी वीज़ा के लिए आपको फ़ोटोग्राफ लगेगा उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके सेम स्पेसिफिकेशन वाली आप फ़ोटोज़ खिंचा लें। ऑल्सो आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो है, जो इंडियन पासपोर्ट फ़ोटो है, उसकी भी कुछ कॉपीज़ आप रख लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, जो हमारे इंडिया में यूज़ होता है। तो ये 2 टाइप के आपको फ़ोटोज़ रखने हैं अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यही फ़ोटोज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी और इसी के साथ साथ आपको बहुत स्ट्रगल होगा ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरी गली में फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता है। यहाँ पर बूथ होते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे, पर वो बूथ भी इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं और उसमें बहुत ही ख़राब फ़ोटो आता है और बहुत ही महंगे होते हैं वो। तो आप पहले से लेके रखेंगे, कुछ जगह भी नहीं लेती है फ़ोटो और कन्वीनियंट भी होती है। अब जो हमारा 13th पॉइंट है वो है कि तो जैसे कि आपने फ़ोटोज़ की एक्स्ट्रा कॉपीज़ रख ली हैं, आपको वैसे ही आपकी जो भी कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट की, वो मल्टीपल कॉपीज़ आप अपने साथ रख लें। मतलब सारे डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 5 to 10 कॉपीज़ ईच डॉक्यूमेंट की आप अपने साथ रख के एक बंडल बना के रख लें। और हो सके तो ऐसे बंडल बनाएं कि सबकी एक एक कॉपी का एक बंडल बनाएं और ऐसे करके आप 10 बंडल बनाएं, ताकि आप वो एक साथ एक बंडल यूज़ कर सकें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। और आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो भी पासपोर्ट, वीज़ा और कुछ भी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसको सेपरेट आप ऊपर रखें। ये जो सारी कॉपीज़ हैं इसको आप अंदर रखें और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो सारा आप ऊपर अपने साथ रखें। सबको मिक्स ना करें, नहीं तो एंड में आपको ढूंढने में निकालने में बहुत टाइम होगा और वहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, उसमें ना पड़े। तो वो सेपरेट रखें। ये 10 कॉपी के जो सेट हैं वो सेपरेट रखें जो आपको काम आएंगे। अब हम 14th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी चीज़ें हैं, मीन्स खाने पीने की, जो आप कैरी कर सकते हैं एटलीस्ट 3-4 डेज़ के लिए और जो फिलिंग हो, मतलब अच्छे से जिनसे आपका पेट भर सके, वैसा कोई भी फूड आइटम आप अपने साथ लेकर आएँ और अपने लगेज बैग में उसको रखें। और ट्राई करें ऐसा कुछ लाएं जो बहुत फिलिंग हो, जैसे नमकीन पूड़ी या थेपले, ऐसा कुछ सामान लाएं, एटलीस्ट आप 2-3 दिन खा सकें, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी करने को। और फिर वही सेम टाइम पर आप कहीं होटल में खा रहे हैं और आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं समझ आ रहा है, तो आपको बहुत बुरा फील आएगा। और अगर वहीं आपके पास आप सारा सब काम के टाइम पर आपके पास खाना भी होगा जो आपको टेस्टी लग रहा है, आपके घर का है, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। तो ये ज़रूर कर लें कि थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग आइटम रखें और थोड़ा बहुत कुछ फिलिंग आइटम रखें, पूड़ी पराठे टाइप, थेपले टाइप, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा खाने में और आप अपनी सारे काम एनर्जी के साथ कर पाएंगे। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे 14 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप सोच रहे होंगे मैं तो 15 पॉइंट्स बोल रही थी, तो 15th पॉइंट क्या है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15th पॉइंट कि आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए। तो टाइम पर एयरपोर्ट पहुँचें एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये सब के लिए आपका इनफ टाइम होना चाहिए। जाएं 5 घंटे पहले मिनिमम और अपना सारा काम स्मूथली करें, स्मूथली जर्मनी आए। वेलकम टू जर्मनी, वेलकम टू डॉइचलैंड। सो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।